सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। मेरी आवाज़ कहीं बदली बदली तो नहीं लग रही? हाँ, अब शायद ठीक लग रही होगी। हाँ, तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने वेयरवुल्फ की जो सीरीज़ है उसे स्टार्ट किया था और उसका जो 2 पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं और ये वीडियो होने वाली है उस सीरीज़ का पार्ट 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये वेयरवुल्फ सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आपको पसंद आ रही है, आपका जो भी सजेशन है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए। और मैं जानता हूँ कि पार्ट 3 लाने में टाइम लग गया, मतलब वीडियोस कम आ रही हैं, बहुत कम आ रही हैं, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अभी मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं रिकवर कर जाऊँगा तो डेली वीडियोस आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए क्योंकि वेयरवुल्फ सीरीज़ का पार्ट 3 अब शुरू हो रहा है। ब्रूस बैठा हुआ था और वो जो महारानी थी उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से पीछे खड़ी उस लड़की ने कहा, तुम दोनों की बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें शरीर को छोड़कर उस भेड़िया मानव को रोकने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम शरीर के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसे कहीं ले जाएंगे और बीच में वो भेड़िया मानव आ गया तो उसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा और कहीं ना कहीं हम उसका काम जो है वो आसान कर देंगे। और मेरा मानना तो यही है कि हमें उस भेड़िया मानव से निपटना चाहिए, ना कि उस शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ करनी चाहिए। क्योंकि एक बार अगर वो भेड़िया मानव जो है वो खत्म हो जाए तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। वो जो लाश है उसे वहीं पड़े रहने देंगे। और फिर उस महारानी ने कहा, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है हम सब बेवकूफ़ हैं? हमें ये आइडिया पहले नहीं आया? लेकिन तुम्हें बताओ, एक 8 से 10 फुट के भेड़िए मानव को तुम कैसे रोक पाओगी? क्या तुम रोक सकती हो 8 से 10 फुट के भेड़िए मानव को? और फिर ब्रूस ने कहा, तुम दोनों लड़ना बंद करो। हमें उस भेड़िए मानव को मारना नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं उसके अंदर कहीं ना कहीं मेरा भाई ज़रूर जिंदा होगा। वो मजबूर है, वो परेशान है, वो फंसा हुआ है, वो उस लॉकेट के वश में है और उसी लॉकेट के वश में वो ये सब कर रहा है। वरना मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। बचपन से हम दोनों साथ हैं। हमने कभी भी एक दूसरे का दिल नहीं दुखाया। हम दोनों भाई बचपन से ही सपना देखते थे कि हम बड़े होकर रिसर्चर बनेंगे और चीज़ों को खोज कर उनके ऊपर रिसर्च करके उनकी हिस्ट्री के बारे में पता करेंगे। और मेरा भाई केविन एक लॉकेट के लिए तो क्या, किसी भी चीज़ के लिए मुझे धोखा नहीं दे सकता। इतना तो मुझे यकीन है अपने भाई पर। सिर्फ हमें एक काम करना है, हमें उस लॉकेट को अलग कर देना है। और अगर हम उस लॉकेट को अलग कर दें बॉडी से तो उसका जो असर है वो मेरे भाई पर से ख़त्म हो जाएगा और उसके पास कोई बॉडी भी नहीं रहेगी। और जैसे ही वो अलग हो जाएगा मेरे भाई के शरीर से, हम उसे फिर से किसी रहस्यमयी जगह पर दफना देंगे ताकि उस तक कोई और ना पहुंचे। और फिर उस महारानी ने कहा, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकती हूँ, तुम्हें अपने भाई की बहुत चिंता है, लेकिन जितना हम सबको लग रहा है ये काम उतना आसान है नहीं, बल्कि ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर उस भेड़िए मानव को रोकते वक्त हमसे कोई भी गलती हुई तो हमारी जान चुटकियों में चली जाएगी। और फिर वहां पर खड़ी उस लड़की ने कहा, खतरनाक काम तो है, लेकिन अगर हम दिमाग से काम ले तो काम सारा आसान हो जाएगा। और फिर महारानी ने और उस ब्रूस ने कहा, अच्छा तो बताओ कैसे, मतलब कैसे उस भेड़िए मानव से उस लॉकेट को अलग किया जाएगा? फिर वो लड़की
ब्रूस और उस महारानी को समझाती है और उसके समझाने के बाद ब्रूस कहता है, मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है, हमें यही करना चाहिए। और उस महारानी ने कहा, तुम्हें पक्का यकीन है हमें ये करना चाहिए? क्योंकि अगर कुछ भी गलती हुई तो हमारी जान जाना पक्का है। और फिर ब्रूस ने कहा, तुम्हारा नहीं पता, मुझे तो अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा एक भाई ही है जो कि मेरा अपना है। अगर मैं उसे नहीं बचा पाया तो मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता जिसमें मेरा भाई मेरे साथ ना हो। इसलिए तुम अपना देखो, मैं तो तैयार हूँ। और फिर ब्रूस ने उस महारानी से कहा, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? और फिर उस महारानी ने कहा, बोलो क्या काम है? जिसके जवाब में ब्रूस ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम इस लड़की को इसके घर भेज दो, क्योंकि इसे यहाँ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिना मतलब कि हम इसे परेशान कर रहे हैं। मेरा भी मकसद नहीं होता यहाँ पर कुछ, तो मैं भी अपने घर चला जाता, लेकिन मुझे अपने भाई को बचाना है तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को इसके घर भेज दो। और फिर उस महारानी ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, इस लड़की को इसके घर भेज देना चाहिए। मुझे इसको कोई कैद नहीं करना था, लेकिन ये हमारे जंगल के जो काफ़ी कीमती और प्यारे जीव हैं उनकी तस्वीर खींच रही थी, और मजबूरन मुझे इसको कैद करना पड़ा। और फिर ब्रूस ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ऐसे मतलब फ़ोटोज़ खींचने के लिए मतलब किसी को कैद कर लेना? ये कुछ बात समझ नहीं आई। और फिर उस महारानी ने कहा, तुम नहीं समझोगे। असल में मैं भले ही यहाँ पर रहती हूँ, मैं यहाँ पर राज करती हूँ, लेकिन बाहरी दुनिया के बारे में मुझे भी बहुत कुछ पता है। ये फ़ोटोज़ लेती और सोशल मीडिया पर डालती, जो कि न जाने कितने लोग देखते, और कई सारे लोग यहाँ जंगल में उन जीवों को देखने के लिए आ जाते, और वो उन जीवों को देखते नहीं बल्कि उन्हें परेशान करते, उन्हें कैद कर लेते और उनकी ज़िंदगी बद से बदतर कर देते। उन्हें चिड़ियाघरों में रखते और न जाने कहाँ कहाँ रखते। उन्हें सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट का एक सिर्फ खिलौना बना लेते। इतने मैंने चिड़ियाघर देखे हुए हैं जिसमें न जाने कितने जानवर कैद हैं, उनकी आज़ादी की कोई कीमत नहीं है। और मुझे पता था कि अगर ये फ़ोटोज़ खींच के सोशल मीडिया पर डालेगी तो यहाँ पर जो बचे खुचे जीव हैं जो कि शांति से अपना जीवन जी रहे हैं, उनके साथ भी वही सब होगा जो बाकी जानवरों के साथ हुआ। इसलिए मैंने इसे कैद कर लिया। मैं तो इसे समझा के भेजने ही वाली थी, लेकिन ये मुझे कुछ ज़्यादा बदतमीज़ लगी। लेकिन इतने दिनों में शायद ये सुधर गई होगी, इसलिए अब मैं इसे घर भेज दूंगी। जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी तो उसे भी समझ आ गया कि वो महारानी जो कुछ भी कर रही थी वो अपने नज़रिए से ठीक ही कर रही थी। और फिर उस लड़की ने कहा, मैं भी तो वही सोच रही थी कि आखिर सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए कोई किसी को कैद क्यों करेगा। खैर, आपने जो कहा वो सही कहा। अब मैं फ़ोटोज़ नहीं खींचूंगी, और अगर खींचूंगी भी तो उसे सिर्फ अपने तक रखूंगी, बाहर नहीं फैलाऊंगी। तभी वहाँ पर एक आदमी जो कि गांव का था वो आया, और उसने अपनी गांव की भाषा में महारानी से कुछ बात करी। और फिर उस महारानी ने कहा, ब्रूस अपना ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। और ये कहकर वो महारानी वहाँ से चली गई, और ब्रूस वहीं पर लेटा हुआ था। उसके पैर का जो ज़ख्म था वो धीरे धीरे भर रहा था। तभी उस लड़की ने कहा, तुम मुझे घर भेज रहे हो, मैं पक्का घर जाऊं? और फिर ब्रूस ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम्हें घर नहीं जाना? तुम्हें तो मतलब घर जाना था ना, आखिर कैद में रखे क्या करोगी? और फिर उस लड़की ने कहा, पता नहीं, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर ब्रूस ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे
मैं तुम्हें घर भिजवा रहा हूँ, और मुझे पता नहीं ये महारानी मेरी बात मान क्यों रही है, लेकिन खैर जो भी है, तुम्हें अपने घर जाने को मिल रहा है। जाओ, अपने मॉम डैड से मिलो, अपने दोस्तों से मिलो। और फिर जैसे ही ये बात ब्रूस ने कही तो उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। और फिर ब्रूस ने कहा, अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? और फिर उस लड़की ने नाम में सर हिलाया। और फिर ब्रूस ने कहा, अगर मैंने कुछ गलत नहीं कहा तो तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों आ गए? हाँ? और फिर उस लड़की ने आंखों में आंसू लिए ब्रूस से कहा, तुम अकेले नहीं हो जिसका दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारा कम से कम एक भाई तो है, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। मेरा घर अकेला सुनसान वीरान पड़ा रहता है, और जब भी मैं अपने घर जाती हूँ तो वो खाली खाली घर और वो अकेलापन मुझे काटने के लिए दौड़ता है। इसलिए मैं कभी भी जल्दी घर नहीं जाती, हमेशा इधर उधर ट्रैवल करती रहती हूँ और फोटोज़ खींचती रहती हूँ, ताकि मेरा जो मन है, ताकि जो मेरा मन है वो लगा रहे और मुझे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें महसूस ना हो। और फिर जब ये बात ब्रूस ने सुनी तब ब्रूस ने कहा, मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि तुम भी मेरी तरह ही हो बदकिस्मत। लेकिन चिंता मत करो, अब ऐसा मत समझना कि तुम्हारे पास कोई है नहीं या तुम इस दुनिया में अकेली हो। मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। देखो, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ अगर तुम्हें दिक्कत ना हो एक लुच्चे को दोस्त बनाने में। और फिर जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उस लड़की ने कहा, अरे तुम तो पुरानी बातें लेकर बैठ गए। मुझे क्या पता था कि तुम ठीक ठाक हो। पहली नज़र में कोई किसी को ढंग से पहचान नहीं पाता, थोड़ा टाइम लगता है, और मैंने पहचान लिया तुम्हें। तुम लुच्चे तो खैर थोड़े बहुत हो, बाकी ठीक ठाक हो। और फिर ब्रूस हंसने लगा और फिर ब्रूस ने कहा, तो तुम एक काम करो, अगर तुम्हें घर जाने का मन नहीं है तो यहीं पर रहो हमारे साथ। हाँ, जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता, मतलब मेरे भाई को बचाने का, तब तक हम यहीं रहते हैं। उसके बाद साथ में घर चले जाएंगे और टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। मेरा भी दिल लगा रहेगा और मैं तुम्हें अपने भाई से भी मिलाऊंगा, वो भी तुम्हें देखकर काफ़ी खुश होगा। और फिर ब्रूस ने कहा, मुझे लगता है कि तुम अभी आराम करो और सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सो जाता हूँ। वो लड़की सोने के लिए चली गई और ब्रूस भी लेटे लेटे सो गया। थोड़ी देर बाद उसे अपने सर पर कुछ ठंडा ठंडा महसूस हुआ और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और उसने देखा कि वो जो महारानी थी वो ब्रूस के सर के पास बैठी हुई थी, और वो महारानी एक ठंडी औषधि को वहाँ ब्रूस के सर पर लगा रही थी। और फिर ब्रूस को काफ़ी अच्छा लग रहा था। ब्रूस को कुछ समझ नहीं आया और ब्रूस ने कहा, अच्छा मेरी बात सुन। और फिर उस महारानी ने कहा, हाँ कहो क्या बात है। और फिर ब्रूस ने पूछा, मैं देख रहा हूँ कि तू मेरी हर बात मान रही है, और जैसे पहले दिन गुस्सा कर रही थी वैसे अब गुस्सा भी नहीं कर रही है, और इतनी सेवा कर रही है मेरी, आखिर बात क्या है? और फिर उस महारानी ने कहा, पता नहीं। और उसके बाद ब्रूस ने कहा, अच्छा मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है, तेरी तबीयत ठीक तो है? और फिर उस महारानी ने कहा, हाँ मेरी तबीयत ठीक है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जिसके जवाब में ब्रूस ने कहा, मैं पहले तुझसे आप कह के कह रहा था क्योंकि तू महारानी है, फिर मैंने तेरे को तुम कहना शुरू कर दिया, अब मैं तुझे तू कह के कह रहा हूँ। तुझे गुस्सा नहीं आ रहा? तू एक महारानी होकर कैसे, मतलब तुझसे कोई तू करके तो बात मैंने
देखा नहीं कि कोई तू करके बात करे। और फिर उस महारानी ने कहा, पता नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। तुम पर गुस्सा नहीं आता, पता नहीं क्यों। और फिर ब्रूस ने हंसते हुए कहा, कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया तुझे? क्या यार। खैर, थैंक यू सो मच। और फिर उस महारानी ने कहा, पता नहीं, क्या पता हो गया हो प्यार। कुछ भी हो सकता है, प्यार कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। और जब ये बात ब्रूस ने सुनी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और ब्रूस ने कहा, हाँ हाँ, मैं एक भिखारी जिसके पास कुछ नहीं है, उससे एक महारानी प्यार करेगी। अच्छा मजाक है, याद रखूंगा मैं तुम्हें ज़िंदगी भर। एक महारानी थी जिसने इतनी सेवा करी। और फिर उस महारानी ने कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी दूसरी दुनिया में चले जाओगे, रहोगे तो इसी दुनिया में? और फिर ब्रूस ने कहा, हाँ, रहना तो इसी दुनिया में है, जब तक जिंदगी है तब तक। और फिर उस महारानी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम एक बार हाँ कहना, मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी, जहां तुम चलोगे वहां पर। और फिर ब्रूस ने कहा, अच्छा मजाक कर रही हो। वह महारानी कई घंटों तक वहीं ब्रूस के पास बैठी रही और महारानी ने कहा, मुझे डर लग रहा है। और फिर ब्रूस ने कहा, डर किस बात का? जिसके जवाब में महारानी ने कहा, अरे वही जो प्लान बनाया हुआ है, वो भेड़िए मानव से उस लॉकेट को अलग करने का, उसमें बहुत खतरा है, और अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। और फिर ब्रूस ने कहा, तुम एक महारानी हो, तुम क्यों घबरा रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हुआ भी तो वो मुझे होगा, चिंता मत करो। और फिर उस महारानी ने कहा, इसी बात से तो दिल घबरा रहा है। मुझे कुछ होता तो मुझे घबराहट नहीं होती, लेकिन खतरा तुम्हारे ऊपर ज़्यादा है, और न जाने क्यों मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मेरा दिल नहीं मान रहा कि हम इस प्लान को अंजाम दें। जिसके जवाब में ब्रूस ने कहा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है मेरे भाई को बचाने का, और उस लॉकेट को फिर से एक सुरक्षित स्थान में दफनाने का। सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें उस लॉकेट को अलग करना पड़ेगा, समझ गई तुम? और अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकती तो एक बार कह दो, मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। तुमने वैसे ही बहुत मदद करी मेरी। काफ़ी अच्छी दवाई लगाई तुमने, मेरा ज़ख्म काफ़ी जल्दी भर गया, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में मैं चलने फिरने लगूंगा। और फिर उस महारानी ने कहा, मेरी शक्ल देख के तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी जा सकती हूँ? और फिर ब्रूस ने उस महारानी की शक्ल देखी तो उस महारानी की आंखों में आंसू थे और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। ब्रूस को कुछ समझ नहीं आया और फिर ब्रूस ने कहा, तुम इतनी ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रही हो? खैर कोई बात नहीं, तुम अपने आंसू पोंछो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब चलो, मुझे सोने दो, अब मैं 2 दिन के बाद उस प्लान को अंजाम देना है। और फिर उस महारानी ने हाँ में सर हिलाया और अपने आंसू पोंछने लगी। धीरे धीरे दिन बीते और ब्रूस का जो जख्म था वो पूरी तरह से भर गया और वो ठीक हो गया। वो महारानी सुबह सुबह वहां पहुंची और उसने देखा कि ब्रूस खड़ा था, और ब्रूस को खड़ा देख वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। और ब्रूस ने कहा, दवाई काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा असर किया, मैं अब ठीक हो गया हूँ, और तुम्हें पता ही अब क्या करना है। और फिर उस महारानी ने नम आंखों से ब्रूस की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें इस प्लान को अंजाम देना चाहिए? और फिर ब्रूस ने कहा,
मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है अपने भाई को बचाने का। हाँ। और फिर उस महारानी ने हाँ में सर हिलाया। रात के वक्त ब्रूस और वो महारानी जंगल की तरफ निकलने जा रहे थे। तभी अचानक से वो लड़की आ गई और उस लड़की ने कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरा मतलब है, प्लान मेरा था ना, तो मैं होंगी तो अच्छा रहेगा। और फिर ब्रूस ने कहा, तुम्हें क्या लगता है हम पिकनिक पे जा रहे हैं कि तुम्हें भी साथ में ले चलें? ये पिकनिक नहीं है। बहुत बहुत थैंक यू कि तुमने हमें प्लान बताया, लेकिन इस प्लान में खतरा भी बहुत ज़्यादा है। समझ गई, जान जा सकती है और तुम्हारा तो कोई लेना देना नहीं है, तो तुम क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रही हो? हाँ, इसलिए यहीं रहो और प्रार्थना करो कि हम दोनों जल्दी आ जाएं। वो महारानी और ब्रूस वहाँ से जाने लगे। तभी अचानक से वहाँ पर वो लड़की रोने लगी और ब्रूस और उस महारानी के कदम रुक गए। ब्रूस ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? अचानक से तुम रोने क्यों लगी? और फिर उस लड़की ने कहा, देख रही हूं तुम कितने बड़े झूठे हो। और फिर ब्रूस ने कहा, अब मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ ऐसा कहा नहीं तुम्हें। और फिर उस लड़की ने कहा, तुमने उस दिन कहा था कि कभी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं तुम्हारे साथ हूं, कभी भी जरूरत पड़े और कभी भी याद आए तो हम टाइम टू टाइम मिलते रहा करेंगे। और आज जब मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए कह रही हूं तो तुम कह रहे हो कि मेरा क्या लेना देना? जब रिश्ते निभाने नहीं होते तो बनाते क्यों हो? और तुमने उस दिन मुझे ऐसा क्यों जताया कि तुम मेरे अपने हो? और फिर ब्रूस ने कहा, वो सारी बातें तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। और हाँ, अगर मैं जिंदा बचा, अगर हमारा जो मिशन है वो कामयाब हो गया, तो मैं पक्का गारंटी दे रहा हूं हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। और फिर वो महारानी और ब्रूस वहां से जाने लगे। उस महारानी ने रास्ते में कहा, तुम उस लड़की से शादी करोगे क्या? और फिर ब्रूस ने कहा, नहीं। तुमसे ऐसा किसने कहा? और फिर उस महारानी ने कहा, नहीं, तुमने कहा ना उससे कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। और फिर ब्रूस ने कहा, तो साथ रहने का क्या मतलब, कि शादी करेंगे? अरे, दोस्ती नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। मैं वही बात कर रहा हूँ कि दोस्त रहेंगे जिंदगी भर। और फिर उस महारानी ने कहा, हाँ फिर ठीक है, मैं तो बेमतलब में घबरा गई थी। ब्रूस ने अपना सर खुजाना शुरू कर दिया और कहा, क्या? तुम क्यों घबराने लगी? और फिर उस महारानी ने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो अब। ब्रूस और वो महारानी कुछ गांव के लोगों के साथ वो लोग बहुत दूर जाने लगे और कई किलोमीटर चलने के बाद एक ऐसी जगह पर रुके जहां पर एक लाश दफन थी। और फिर ब्रूस ने कहा, चलो यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अब आगे भी सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। वो महारानी और गांव के वो लोग उस कब्र पर कुछ करने लगे। वो कोई पुराना रीति रिवाज निभा रहे थे और रीति रिवाज निभाकर उन्होंने एक नारियल को उस कब्र के पास फोड़ा। वो ये सब कर ही रहे थे, तभी अचानक से ब्रूस को एक आवाज सुनाई दी। ब्रूस ने जब ये आवाज सुनी तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर दो लाल चमकती हुई आंखें उसे नजर आई और
जैसे ही उसने उन लाल चमकती हुई आंखों को देखा तो वो समझ गया कि अब मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि वो भेड़िया मानव उन लोगों का पीछा करते करते कब्र तक आ गया था। उस भेड़िया मानव को देखकर ब्रूस की जो आंखें थी वो फटी की फटी रह गई थी, और उसके बाद वो भेड़िया मानव धीरे धीरे ब्रूस की तरफ बढ़ने लगा, और ब्रूस ने उस महारानी को इशारा कर दिया। और जैसे ही ब्रूस ने उस महारानी को इशारा किया तो उस महारानी ने उस भेड़िया मानव पर हमला करने का हुक्म दे दिया। और हुक्म मिलते ही गांव के जो लोग थे वो लोग अपने साथ हथियार लेकर आए थे, और उन्होंने उस भेड़िया मानव पे भाले से कई वार किए, और वो सारे भाले उस भेड़िया मानव के शरीर में जाके घुस गए, और वो भेड़िया मानव चीख पड़ा। उसकी चीख से जो जंगल था वो पूरा गूंज उठा, लेकिन उस भेड़िया मानव को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके शरीर में जितने भी भाले घुसे थे उन भालों को उस भेड़िया मानव ने एक एक करके अपने से अलग किया, और गुस्से में गांव वालों को और ब्रूस को और उस महारानी को देखने लगा। और धीरे धीरे गुस्से के कारण उसका जो साइज था वो बढ़ने लगा। वो भेड़िया मानव धीरे धीरे और भी ज़्यादा भयानक और डरावना हो रहा था, जिसे देखकर गांव वाले भी डरने लगे थे। उस भेड़िया मानव ने कहा, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो हट जाओ, मुझे मेरे मालिक को जिंदा करने दो। और अगर तुमने मेरे काम में कुछ भी रुकावट डाली तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। हट जाओ। उस भेड़िया मानव के कहने पर वहां से कोई भी नहीं हटा, और उसके बाद उस भेड़िया मानव ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। वो भेड़िया मानव पागलों की तरह वहां भागते हुए आया, और उसने हमला करना शुरू कर दिया। उसने ब्रूस को उठाया और पेड़ पर काफ़ी ज़ोर से फेंक के मारा, जिसकी वजह से ब्रूस को काफ़ी चोट आई और वो वहीं ज़मीन पर गिर गया। गांव वालों ने भी उसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। उसके एक एक वार से गांव के जो लोग थे वो घायल हो जा रहे थे, और वो गांव के लोगों को काफ़ी आसानी से इधर से उधर उठा के फेंक दे रहा था, और सारे गांव वाले घायल हो गए। किसी में भी इतनी ताकत नहीं बची कि उस भेड़िए का सामना कर पाए, और वो भेड़िए मानव हंसने लगा। उस भेड़िए मानव ने हंसते हुए कहा, मालिक, मालिक, इतने सालों बाद अब मैं आपको जगाऊंगा। मालिक। उस भेड़िए मानव ने अपना बड़ा सा पंजा निकाला और सीधा उस कब्र में डाल दिया। ब्रूस और बाकी गांव वाले नम आंखों से उस भेड़िए मानव को देखते रहे, और उस भेड़िए मानव ने अपने पंजे से उस कब्र को खोद दिया, और कोई भी उसको रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि सब घायल थे। उस कब्र में से एक कंकाल निकला, और उस कंकाल को देखकर वो भेड़िया मानव काफी खुश हुआ, और उस भेड़िए मानव ने हंसते हुए कहा, देखो मालिक, मैं आ गया। मैंने कहा था ना, मैं आऊंगा।
और जब आऊंगा आपको जिंदा करूंगा। देखो मैं आ गया मालिक, मैं आ गया। उस भेड़िए मानव ने उस लॉकेट को निकालकर उस कंकाल के गले में डाल दिया और हंसने लगा। मेरे मालिक कब जिंदा हो जाएंगे, मेरे मालिक कब जिंदा हो जाएंगे। लेकिन उस भेड़िया मानव ने देखा कि उस लॉकेट को पहनाने के बावजूद भी उससे कंकाल में कोई फर्क नहीं आ रहा, वो कंकाल जिंदा नहीं हो रहा। और ये देखकर उसे पता चल गया कि वो जो कब्र है वो उसके मालिक की नहीं है बल्कि किसी और की है। और जैसे ही उसे ये बात पता चली तो उसकी जो आंखें थी वो गुस्से से लाल हो गई। उस भेड़िए मानव ने कहा, धोखा 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 मिला मुझे, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम में से अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो भेड़िया मानव बड़े बड़े कदम ब्रूस की तरफ बढ़ाने लगा और उसने ब्रूस को एक हाथ से उठाया और उसकी गर्दन को तोड़ने लगा। ब्रूस को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो महारानी ब्रूस को बचाने के लिए एक भाला लेकर उस भेड़िए मानव की तरफ बढ़ी। तभी अचानक से वो जो भेड़िया मानव था उसकी ताकत कम होने लगी, क्योंकि लॉकेट उसके गले में नहीं था और लॉकेट ना होने की वजह से उस भेड़िए मानव की ताकत कम होती जा रही थी। वो भेड़िया मानव उस लॉकेट को लेने के लिए फिर से उस कंकाल के पास जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि उस कंकाल से वो लॉकेट जो था वो गायब था। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि आखिर एक सेकंड पहले जो लॉकेट उसके सामने था वो अचानक से गायब कैसे हो गया। और फिर उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी और वो चिल्लाने लगा। उसकी चीख से पूरा जंगल कांप उठा और धीरे धीरे वो छोटा होने लगा। उसका जो आकार था वो कम होने लगा और वो अपने इंसानी रूप में आ गया। इसका मतलब वो केविन बन गया। केविन को होश नहीं था, वो बेहोश पड़ा हुआ था। और जैसे ही ब्रूस ने केविन को देखा वो भागता हुआ केविन के पास आया और उसने केविन को गले से लगा लिया। वो सब केविन को उठाकर लेकर जा रहे थे, तभी उस महारानी ने ब्रूस से पूछा, अरे ये लॉकेट गया कहाँ? आखिर ये लॉकेट गायब कैसे हो गया? और तभी अचानक से झाड़ियों के पीछे से वही लड़की निकल कर आई और उसके हाथ में लॉकेट था। और उस लड़की ने कहा, लॉकेट तो मेरे पास है, ये रहा। और जैसे ही ब्रूस ने और बाकी सब ने उस लड़की को देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। और ब्रूस ने कहा, हमने तो तुम्हें गांव में छोड़ दिया था ना, तो तुम यहां कैसे आई? और फिर उस लड़की ने कहा, मैं तो सिर्फ आपका पीछा करते करते आ गई। और फिर ब्रूस ने कहा, मतलब तुमने मेरी बात नहीं मानी? जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा, अगर मैं आपकी बात मान लेती तो ये भेड़िया मानव अभी आप सभी की जान ले लेता। वो लड़की महारानी के पास गई और उस महारानी को लॉकेट पकड़ा दिया। और फिर ब्रूस ने कहा, अब इस लॉकेट को ऐसी जगह दफना दीजिए ताकि कोई इस तक वापस ना पहुंच पाए। हम तो बदकिस्मती से पहुंच गए थे। हाँ। 2 दिन बाद केविन को होश आया और केविन उठा तो ब्रूस की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। और ब्रूस भागता हुआ केविन के पास आया और कहा, केविन, केविन, क्या तुम ठीक हो? और फिर केविन ने कहा, सर बहुत दुख रहा है। ये क्या हुआ? ये हमारा घर था ना, ये झोपड़ी कैसे बन गई? अबे एक रात में सब कुछ बेच के खा गया क्या तू? हमारा घर सब कुछ बेच के खा गया क्या तू एक रात में?
और फिर ब्रूस ने कहा, अबे पागल हो गया है क्या, हम अपने घर में नहीं है, बहुत लंबी कहानी है, मैं तुझे बताऊंगा। वो महारानी और बाकी गांव के लोग वहां पर आए और ब्रूस ने केविन से सबको मिलवाया और केविन ने कहा, आप सभी है कौन, और मैं और मेरा भाई यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और फिर ब्रूस ने केविन से कहा, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें शांति से सब बताऊंगा, अब थोड़ा आराम करो, हमें घर के लिए निकलना है। रात हुई और गांव में जश्न का माहौल था, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा लिया था। उस लॉकेट को एक रहस्यमयी जगह पर दफना दिया गया ताकि उस तक कोई और पहुंच ना पाए और ऐसी जो समस्या है वो वापस खड़ी ना हो। केविन वहां का जो जश्न था वो देखकर काफी हैरान था और केविन ने कहा, अरे वाह, यहाँ तो काफी खूबसूरत जश्न हो रहा है और काफी मजा आ रहा है। केविन, ब्रूस और वो लड़की और महारानी सब जश्न मना रहे थे। और उसके बाद रात में ब्रूस खड़ा था और तभी अचानक से वो महारानी वहां पर आई और फिर महारानी ने कहा, क्या हुआ, क्या देख रहे हो। और फिर ब्रूस ने कहा, नहीं कुछ नहीं, खड़ा था, बस सोच रहा था आगे क्या करना है। और फिर उस महारानी ने कहा, तुम करना क्या चाहते हो, तुम बताओ, वापस जाकर चीज़ें खोज कर रिसर्च करोगे उन पे और अपनी जो नॉर्मल जिंदगी है उसे जियोगे। क्या मैं तुमसे एक बात कह सकती हूँ। और फिर ब्रूस ने कहा, हाँ क्यों नहीं, कहो, अब बस घर जाने वाले हैं तो जो कहना वो कहो। और फिर उस महारानी ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे बोलते हुए काफी अजीब सा और डर लग रहा है। और फिर ब्रूस ने कहा, तुम एक महारानी हो और महारानी होकर, हाँ बता दो, आखिर मुझसे क्या डरना और मुझसे क्या अजीब महसूस करना, बता दो जो भी है। और उस महारानी ने कहा, असल में मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। और फिर जैसे ही ये बात ब्रूस ने सुनी तो वो हैरान हो गया और उसने कहा, क्या, अच्छा तो तुम मजाक कर रही हो। और फिर उस महारानी ने कहा, मैं भला क्यों मजाक करूंगी, तुम ही बताओ, इतने दिन तुम मेरे साथ रहे, मैंने तुम्हारी सेवा करी, क्या तुम्हें मेरी सेवा में प्यार नजर नहीं आया। और फिर ब्रूस ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो। और फिर वो महारानी ब्रूस के पास आ गई और उसने ब्रूस का हाथ पकड़ लिया और उस महारानी ने कहा, देखो, तुम्हें अब उस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहां पर मेरे साथ रहो, यहां राजा बनो, मैं तुम्हें सब कुछ ला कर दूंगी जो तुम कहोगे, बस मेरे साथ रहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। और फिर ब्रूस ने उस महारानी को गले से लगा लिया और उसके बाद उस महारानी की आंखों में आंसू आ गए और उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ झलकने लगी। और तभी ब्रूस ने कहा, तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, ये जानकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन अभी मुझे बहुत काम करना है। तुम एक महारानी हो, हाँ तुम्हारे पास इतना कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे बचपन से एक बहुत बड़ा रिसर्चर बनना था और अगर ये लॉकेट वाली खोज अगर मैं अपने पास रख लेता तो मैं शायद बन भी जाता, मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाता, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस लॉकेट को अपने पास रखना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। अब मुझे कुछ और चीज़ें ढूंढने दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा और जल्द ही आऊँगा। मुझे अपने काम के सिलसिले में इधर से उधर जाना पड़ेगा,
काफ़ी देर तक दूर रहना पड़ेगा, लेकिन हाँ, मुझे जब भी वक्त मिलेगा अपने काम से मैं तुम्हारे पास आऊँगा। और फिर उस महारानी ने कहा, मुझे गर्व हो रहा है कि मैंने तुमसे प्यार किया। तुम इतना सुख, इतना राज छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना चाहते हो। अब मेरा जो प्यार था तुम्हारे लिए वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मेरी एक एक सांस तुम्हारे नाम रहेगी। और जल्दी ही आना, और अगर 1 महीने के अंदर मुझे नहीं मिलने आए ना तो देख लेना। और फिर ब्रूस ने उस महारानी को एक बार फिर से गले लगा लिया और ब्रूस ने कहा, चिंता मत करो, मैं आऊँगा मिलने। अगले दिन केविन, ब्रूस और वो लड़की तीनों अपने घर के लिए निकल गए। और जब ब्रूस जा रहा था तो महारानी की आंखों में आंसू थे और वो तीनों अपने अपने घर के लिए निकल गए। और ब्रूस और केविन अपने घर के लिए निकल गए और वो लड़की अपने घर के लिए। उस लड़की ने ब्रूस से कहा, अब हम लाइफ टाइम साथ रहेंगे, याद है ना तुम्हें? तुमने मुझसे कहा था। और फिर ब्रूस ने कहा, हाँ मुझे याद है, तुम्हारे जैसा दोस्त मिले तो आखिर कौन मना करेगा। जिंदगी भर हम साथ रहेंगे, ठीक है? बात याद रखना, तुम अकेली नहीं हो। कभी भी अकेलापन सताए तो मेरा घर हमेशा खुला है और मैं तो कभी भी मुंह उठाकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। और वो लड़की हंसने लगी। इसी के साथ ब्रूस और केविन की जो जिंदगी थी एक बार फिर से पटरी पर आ गई। वो दोनों भाई फिर से मिलकर रिसर्च करने लगे और रहस्यमयी चीजों की खोज पर निकल पड़े। हाँ, तो ये थी सीरीज। मैं उम्मीद करता हूं आपको सीरीज पसंद आई होगी। तो अगर आपको सीरीज पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके जो भी सजेशन है, आपके जो भी ओपिनियंस हैं, वो सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।